गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता होगा कि कल क्लास नहीं चल पाया था लाइव क्लास, क्योंकि आपका नेटवर्क प्रॉब्लम था। तो कल का लाइव क्लास आज मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास के रूप में दे रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रोनाउन, आज आपका क्लास एक लास्ट क्लास था, 2 दिन से नहीं हो पा रहा था कि कभी मौसम खराब तो कभी नेट प्रॉब्लम। तो आज आपका रिकॉर्डेड क्लास आपको दे दिया जा रहा है। आपको पहले ही बोल चुका हूं मैं कि जितना हो सके उतना बार जो भी रूल्स लिखवाते उसको रिवाइज कीजिए, रटना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में रटने के लिए नहीं पूछा जाता है। तो ओनली रिवाइज, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। धीरे धीरे आप देखे होंगे कि नाउन चैप्टर्स आपसे बन रहा है, प्रोनाउन चैप्टर्स का कुछ क्वेश्चन आप बना रहे हैं, धीरे धीरे सब बनेगा। चलिए, तो आप बिना देर किए हुए क्लासेस हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको हम बताए होंगे स्टार्टिंग में कि मानव के लिए, केस में मानव के लिए एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं, दानव के लिए हम लोग ऑफ यूज करते हैं। ये आप पढ़े होंगे। ये रूल कितना परसेंट में यूज करते हैं हम लोग? 99% में। यहाँ तक ठीक है। लेकिन 1% में हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑफ यूज करते हैं मानव के लिए। और दानव के लिए क्या यूज करते हैं? एपोस्ट्रोफी एस। कितना परसेंट में जी? 1% में। 1% में हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बताइए? 1% में हम लोग यूज करते हैं मानव के लिए, क्या यूज करते हैं? ऑफ। उल्टा हो जाता है, उल्टा। मानव के लिए क्या हो जाएगा? ऑफ। और दानव के लिए क्या हो जाता है? एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। ये चीज आपको बताए होंगे, याद कीजिए। ये भी बताए होंगे, अगर हम लोग कहते हैं कि मोहन का कलम है तो मोहन पेन लिखेंगे, बताइए। मोहन का कलम कहेंगे। या फिर अगर हम लोग कहते हैं राम का किताब है तो राम बुक लिखेंगे, बताइए। का तो क्या करना पड़ेगा? एपोस्ट्रोफी एस। क्या करना पड़ेगा? एपोस्ट्रोफी एस। ये मानव है तो क्या यूज करें? एपोस्ट्रोफी एस। लेकिन यही कहेंगे कुत्ता का पूंछ तो क्या करना पड़ेगा? डॉग्स टेल, बताइए। कुत्ता का पूंछ, ये गलत है, क्योंकि दानव में एपोस्ट्रोफी एस। दानव मतलब मानव को छोड़ के, इंसान को छोड़ के, तो ये दानव है। इसके लिए उसको ऑफ के सहारे से बनाना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा बताइए आप ही? टेल ऑफ डॉग, टेल ऑफ डॉग। याद रखिएगा, मानव के लिए एपोस्ट्रोफी एस, दानव के लिए ऑफ, ठीक है। 1% में उल्टा होता है नियम, वो 1% में भी आपको हम कुछ बताए होंगे। चलिए 1% का थोड़ा देख लेते हैं। याद कीजिए, बताए होंगे आपको हम कि द प्लस एडजेक्टिव, कभी भी द प्लस एडजेक्टिव में हम लोग, द प्लस एडजेक्टिव में गलती से भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। द प्लस एडजेक्टिव में कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हम लोग लिखते हैं द पुअर्स लाइफ, द पुअर्स लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, द पुअर्स लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। द पुअर्स यानी गरीब लोगों का जिंदगी, तो गरीब लोगों में कौन आएगा? गरीबे लोग आएगा। लेकिन द प्लस एडजेक्टिव में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, इसको उल्टा बनाइए। तो क्या बनना पड़ेगा? द लाइफ ऑफ द पुअर इज वेरी डिफिकल्ट। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, द प्लस एडजेक्टिव में एपोस्ट्रोफी एस। द पुअर गरीब लोग, द रिच अमीर लोग, द ब्लाइंड अंधे लोग। द प्लस एडजेक्टिव में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हमारा नहीं होता है। अगर कीजिएगा तो ये पाप कहलाएगा। नेक्स्ट, बताए होंगे शादी ब्याह में 2 बार रसगुल्ला नहीं मिलता है लगातार, यानी 2 बार लगातार एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। बताए होंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। मोहन का गाड़ी, मोहन्स ब्रदर्स कार, ठीक है। मोहन्स ब्रदर्स कार, बताए होंगे आपको 2 बार एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। मोहन्स ब्रदर्स कार, तो देखिए 2 बार लगातार एपोस्ट्रोफी एस आ रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसको इस तरह से नहीं बनेगा, इसको बनाना पड़ेगा क्या चीज? द कार ऑफ मोहन्स ब्रदर, द कार ऑफ मोहन्स ब्रदर। 2 बार लगातार एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। अगर कीजिएगा तो ये गलत है, नंबर काट लिया जाएगा, गर्दन उड़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, अगर मानव का अधिकार रहता है तो क्या लगाते हैं? एपोस्ट्रोफी एस। लेकिन मानव का अधिकार नहीं है तो फिर किस सहारे से बनेगा? ऑफ के सहारे से। अगर आप कहते हैं कि गांधी जी का मूर्ति क्या हो गया है? टूट गया है, तो मूर्ति पे गांधी जी का हक है, आप ही बताइए ईमानदारी से। गांधीज स्टैचू, ठीक है। गांधीज स्टैचू इज ब्रोकन,
तो गांधी जी का मूर्ति, ठीक है, गांधी जी का मूर्ति इज ब्रोकन, गांधी जी का मूर्ति इज ब्रोकन। ये मूर्ति पे गांधी जी का हक नहीं है, इसीलिए इसको उल्टा बनाना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? द स्टैचू ऑफ गांधी, द स्टैचू ऑफ गांधी जी इज ब्रोकन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बताए होंगे प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, बताए होंगे आई लाइक परफॉर्मेंस ऑफ धोनी हु इज अ ग्रेट प्लेयर। हु का प्रयोग हम सबसे पहले ये भी बताए होंगे, आपको याद कीजिएगा कि हु के बगल में अगर मेरा मानव सिंगुलर है तो इसके बगल में वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। अगर मानव प्लूरल है तो इसके बगल में वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल। सेम केस हमारा दैट और विच में, दैट और विच किसके लिए आता है जी? दानव के लिए। अगर दैट विच के पहले मानव हमारा सिंगुलर आता है तो वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर। मानव प्लूरल है, नहीं सॉरी, दैट और विच के बगल में अगर दानव सिंगुलर आता है तो वर्ब भी सिंगुलर। अगर दानव प्लूरल आता है तो फिर वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल आएगा। वीवीआई कॉन्सेप्ट है, वीवीआई है, मत बोलिएगा। चलिए यहीं पे था आपका 1% में मानव के लिए ऑफ। पहला बताए थे द प्लस एडजेक्टिव एपोस्ट्रोफी एस नहीं ऑफ, 2 बार लगातार एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। मानव का अधिकार अगर उस पे नहीं है, उस वस्तु पे नहीं है, तो उस केस में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। और प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, यही 4 पॉइंट है जो वीवीआई पॉइंट है। नेक्स्ट आपको बता देते हैं दानव के लिए जितना भी जगह का नाम है, जैसे कि हो गया हमारा इंडिया, ठीक है, चाइना, इंडिया, चाइना, हम गया से बिलोंग करते हैं तो गया, एक्सेट्रा। तो ये सब का अगर बोध कर रहा हो तो इसमें क्या लगा सकते हैं? एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी एस ही लगता है। अगर हम लोग कहते हैं गया का तिलकुट, ठीक है, तो क्या लिखना पड़ेगा? गयाज तिलकुट लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दानव, ये दानव है, कौन है? शहर क्या आता है? दानव के रूप में आता है। मानव को छोड़ के जो बच्चा सब दानव। तो गया मेरा तो आदमी का बोध नहीं हो रहा है, यहाँ पे शहर का बोध हो रहा है। कोई भी जगह के बारे में अगर कुछ बोला जाए तो उसमें क्या लगता है? एपोस्ट्रोफी एस। नेक्स्ट पॉइंट, आपको नेक्स्ट पॉइंट में बता देते हैं कि अगर हमारा न्यूट्रल जेंडर को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाए, बढ़ा चढ़ा के, या फिर न्यूट्रल जेंडर बहुत विशाल हो, तो उस केस में भी क्या लगेगा? एपोस्ट्रोफी एस। जैसे कि अगर हम लोग कहते हैं कि हिमालय का चोटी, तो हिमालय हमारा क्या है? हिमालय हमारा क्या है? छोटा है, बताइए। उसको देखने के लिए बहुत विशाल है हिमालय। तो कोई भी चीज न्यूट्रल जेंडर जो बहुत विशाल हो, उस चीज को लिए क्या यूज करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस, हिमालय का चोटी। या फिर कोई भी हमारा न्यूट्रल जेंडर को बढ़ा चढ़ा कर दर्शाएंगे। कार्टून आप देखते होंगे, कार्टून में शेर बोलता है, तोता बोलता है, पेड़ बोलता है, लेकिन वो रियल जिंदगी में नहीं बोलता, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, इसलिए उसको हम उसमें भी क्या लगेगा? एपोस्ट्रोफी एस। बहुत कोई कहता है कि भाई रे कोर्ट से तुम्हारा आदेश आया है, बुलाहटा है कोर्ट्स में, तो क्या कहते हैं? कोर्ट्स ऑर्डर बोलते हैं आप, कोर्ट्स ऑर्डर। तो क्या होगा? कोर्ट्स ऑर्डर। बुलाहटा जो रहता है आपका कहाँ आता है? कोर्ट से आता है। तो कोर्ट में कोई आदमी रहता है ना जी, लेकिन ये कहते हैं कि जज बुलाया है, हमेशा क्या कहेंगे? कोर्ट से ऑर्डर आया है। तो कोर्ट से ऑर्डर आया तो कोई आदमी है ना भेजेगा, लेकिन कोर्ट जो होता है, कोर्ट परिसर है, एक जगह है के रूप में, उस जगह के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? हमारा एपोस्ट्रोफी एस। न्यूट्रल जेंडर, एक बार फिर से, जगह के नाम में क्या लगता है? एपोस्ट्रोफी एस। कोई भी न्यूट्रल जेंडर बहुत विशाल हो, उस केस में क्या लगेगा? एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। या न्यूट्रल जेंडर को बढ़ा चढ़ा कर दिखाएंगे, उस सेंस में क्या लगता है? एपोस्ट्रोफी एस। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, जब न्यूट्रल जेंडर को हम दिखाएंगे किस रूप में? नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर। अगर कहते हैं हम लोग एक दिन का मैच है तो क्या कहेंगे जी? 1 डेज मैच। यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, बहुत पूछता है। 5 किलोज मैंगो, 5 किलो का आम है, देखिए 5 किलोज मैंगो। यहाँ अगर देखिएगा 5 किलोज मैंगो, तो यहाँ पर क्या कर रहा है आपका? बताइए, ठीक है, एक दिन का छुट्टी, तो 1 डेज हो जाएगा, क्या लग जाएगा? 1 डेज मैच। नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर, नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर। तो मेजरमेंट वाला केस में क्या लगता है? एस का प्रयोग नहीं करते हैं, बताए होंगे। नंबर, मेजरमेंट, मेजर, इसमें मेजरमेंट में एस का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन किसका प्रयोग? एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं।
कोई दिक्कत? तो न्यूट्रल जेंडर के लिए हम बता दें आपको कि जगह के नाम में क्या लगेगा? एपोस्ट्रोफी एस। न्यूट्रल जेंडर बहुत विशाल हो, बहुत बड़ा हो, विशाल हो तो क्या लगेगा? एपोस्ट्रोफी एस। नंबर न्यूट्रल जेंडर को मानव की तरह दर्शाएंगे तो क्या लगेगा? एपोस्ट्रोफी एस। न्यूट्रल जेंडर जब हमारा नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर के रूप में आएगा तो क्या लगेगा? एपोस्ट्रोफी एस। टेंशन नहीं लीजिए, बस केवल रिवाइज कीजिएगा जो भी रूल चला रहे हैं। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको 1% भी समझ में आता है तो 80 से 90% क्वेश्चन बनेगा, गारंटी है, भरोसा कीजिए। नाउन बना ना जी तो प्रोनाउन भी आपसे बनेगा। चलिए अब देखिए, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत वीवीआई टॉपिक है। फिर आप हमको नहीं बोलिएगा कि सर ऐसा कैसे हो जा रहा है। हम भी रटे हैं, आप भी रटिएगा, आने वाला पीढ़ी भी रटेगा। इसको रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत कुछ आप जानते हैं, बहुत कुछ आप पढ़िएगा तो सीख जाइएगा। बस रटिएगा नहीं, रटने से कोई फायदा नहीं है। इधर देखिए, आपको पढ़े होंगे कभी भी, ठीक है, वर्ब के पहले हमारा कौन सा केस आता है जी? सब्जेक्टिव केस। पढ़े होंगे आप, वर्ब के पहले कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। पढ़े होंगे आप कभी गलती से भी वर्ब के बाद कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। पढ़े होंगे आप, याद कीजिए अच्छे से, वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। अगर क्वेश्चन में दे देता है यहाँ पे मोहन, सोहन एंड मी प्ले क्रिकेट, इसमें देखिए मोहन, सोहन एंड मी प्ले क्रिकेट, यहाँ एग्जाम्पल है। वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है मेरा? प्ले है, ठीक है। V1 है, V1 इसलिए क्योंकि 3 व्यक्ति है, 1 2 3, तो 3 याद आता है तो V1 प्लुरल, ये प्लुरल होगा इसीलिए वर्ब भी प्लुरल, तो क्या होगा? प्ले। लेकिन वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस, तो मोहन नाम तो वही रहता है, नाम तो चेंज नहीं होता है, मोहन सोहन। लेकिन यहाँ पर एंड के बाद वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस, तो मी मेरा सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। कोई दिक्कत? प्रोनाउन का चार्ट, प्रोनाउन का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आएगा प्रोनाउन का चार्ट तो रटना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन आई भी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी दे वन एनी नेम, इसको रटना ही पड़ेगा। पॉजिटिव केस, एडजेक्टिव केस, वो सब करना ही पड़ेगा। तो मोहन, सोहन एंड मी के जगह पे क्या होगा? आई, क्योंकि वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस। लेकिन इस सेक्शन में देखिए, अगर हम लिखते हैं ही हेल्प्ड मोहन, सोहन एंड आई, ठीक है। तो हेल्प मेरा क्या है? वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। ही हेल्प्ड मोहन, सोहन एंड आई होगा कि मी होगा? क्योंकि नाम में हमारा चेंज नहीं होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का नाम क्या होता है? एक ही होता है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, मोहन सोहन तो ठीक ही है, लेकिन आई होगा कि मी होगा? याद रखिएगा, वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। रटिएगा नहीं, केवल रिवाइज कीजिएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। अभी बहुत सारे पॉइंट है, 6-7 पॉइंट है, ज्यादा नहीं है, 6-7 है, रटना नहीं है, बस पढ़ते रहिएगा, हो जाएगा कंप्लीट। चलिए इधर देखिए, पॉजिटिव केस मतलब V4 के पहले कौन सा केस आता है? पॉजिटिव केस। अगर हम लिखते हैं आई रनिंग इज फास्ट, अगर हम लिखते हैं आई रनिंग इज फास्ट, या फिर लिखते हैं मी रनिंग इज फास्ट, या फिर लिखते हैं माई रनिंग इज फास्ट, तो आप ही ईमानदारी से बताइए हमारा कि कौन सा सही होगा? V4 सब्जेक्टिव केस, V4 ऑब्जेक्टिव केस, V4 पॉजिटिव केस, है ना जी। तो V4 के पहले कौन सा केस होता है? पॉजिटिव केस होता है। V4 के पहले सब्जेक्टिव केस, V4 के पहले ऑब्जेक्टिव केस, V4 के पहले पॉजिटिव केस। तो याद रखिएगा कि V4 के पहले कौन सा केस होता है? पॉजिटिव केस होता है। और देख लीजिए, लेट के बाद हमेशा कौन सा केस आता है आपका? ऑब्जेक्टिव केस। जहां भी देख लीजिएगा लेट, उसके बाद बगल में कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम में देता है लेट आई प्ले क्रिकेट, लेट आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, ये गलत है। लेट आई प्ले क्रिकेट नहीं होगा, क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, और आई मेरा कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा? लेट मी प्ले क्रिकेट, ठीक है। कोई दिक्कत? भैया ये ध्यान दीजिएगा हमारा कि लेट के बाद कौन सा केस होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। V4 के पहले कौन सा केस होता है? पॉजिटिव केस होता है। बाकी टेंशन नहीं लीजिए, प्रैक्टिस तो इतना करवाएंगे कि आपका ऑटोमेटिक सब टावर बोलेगा फुल चार्ज हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन। दुनिया में जहां भी प्रीपोजिशन अगर मिलता है तो प्रीपोजिशन के बाद हम कौन सा केस लिखते हैं जी? ऑब्जेक्टिव केस। प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। अगर हम लिखते हैं ही हैज गिवन मी, ही हैज गिवन, ही हैज गिवन, ही हैज गिवन मनी, he has given money, he has given money, he has given money to Mohan and I, he has given money to Mohan and I। तो he has given money to क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। तो मोहन एंड आई होगा कि मी होगा? कोई दिक्कत? ध्यान रखिएगा प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस होता है? ऑब्जेक्टिव केस। क्यों ऑब्जेक्टिव केस? क्योंकि हम भी रहते हैं, आप भी रहिए, आने वाला पीढ़ी भी रटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, बिफोर के पहले पॉजिटिव केस, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए, अब जो बताने जा रहे हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत पूछता है। अगर हमारा सब्जेक्ट इट रहेगा, उसके बाद इज या वाज आता है, तो आगे मेरा कौन सा केस आता है? सब्जेक्टिव केस ही आता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वीवीआई के पावर इंफिनिटिव है, वीवीआई के पावर इंफिनिटिव, इंफिनिटिव, इंफिनिटिव। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ईट के बाद अगर कहीं भी सब्जेक्ट के रूप में ईट आएगा, उसके बाद इज आएगा या वाज आएगा, तो उसके बाद सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस ही आता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है। और ये संरचना इम्फेटिक दिखाता है, जोरदार दिखाता है। अगर हम लिखते हैं इट इज मी हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट इज मी हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट इज मी हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इट के बाद इज आ गया, तो यहाँ पर मी नहीं आएगा। जब भी आएगा तो क्या आएगा? आई आएगा। लेकिन कभी सपना में सोचे होंगे कि इज के साथ आई आ सकता है? बताइए, इज के साथ आई आ सकता है, कभी सोचे होंगे? लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि ईट के बाद अगर हमारा इज या वाज आता है, ईट के बाद अगर हमारा इज या वाज आता है, तो आगे कौन सा केस होता है? सब्जेक्टिव केस होता है। इसका संरचना इम्फेटिक देता है। अरे मेरे भाई, ये जो वर्ब आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे हो रहा है, आगे होता है कि सब्जेक्ट स्टार्टिंग में होता है। सब्जेक्ट हमारा स्टार्टिंग में है, ईट है सब्जेक्ट, इसीलिए इज नहीं, इसीलिए क्या हो गया यहाँ पे? इज हो गया। और एम तो आई के साथ आता ही है, लेकिन आई ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आ रहा है। तो याद रखिएगा ये रूल है, ईट के बाद इज या वाज आएगा तो आगे कौन सा केस होता है? सब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। सबसे पहला चीज आपको ये भी बताए होंगे कि हम लोग दे के साथ हम बताए होंगे। याद कीजिए, 5-6 साल पहले दे के साथ हु का प्रयोग हम लोग नहीं करते थे, केवल क्या यूज करते थे? दोज प्लस हु का प्रयोग करते थे। याद आ रहा है कुछ? दे प्लस हु का प्रयोग हम लोग 99% में क्या करते हैं? नहीं करते हैं। और 1% में दे 99% में नहीं करते हैं। किसका प्रयोग करते थे? दोज प्लस हु का। लेकिन 1% में दे प्लस हु भी सही है। कब? जब संरचना इम्फेटिक रहेगा तब। जैसे कि अगर हम लिखते हैं इट इज दोज हु कैन हेल्प यू, इट इज दोज हु कैन हेल्प यू, इट इज दोज हु कैन हेल्प यू। तो आप कहिएगा कि सर दोज प्लस हु सही है, कहिएगा, सही बात है, कहिएगा। लेकिन ये इम्फेटिक है। इम्फेटिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? ईट के बाद इज या वाज, प्रेजेंट में है, ईट के बाद इज या वाज दे दिए, तो दोज प्लस हु नहीं होगा। इस सेंस में क्या होता है? दे प्लस हु का प्रयोग होता है। आपको हम बताए थे जब समय आएगा तो सही चीज बताया जाएगा, और सही चीज का समय आ गया कि दे प्लस हु का भी प्रयोग कब होता है? जब संरचना इम्फेटिक होता है तब। दोज प्लस हु ही सही होता है। ईट के बाद इज या वाज आएगा तो आगे में हम क्या लिख सकते हैं? दे प्लस हु लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर ईट आता है, ईट के बाद अगर हमारा इफ आता है, इफ के बाद अगर हमारा सब्जेक्ट आता है, ठीक है, इफ के बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद अगर हमारा वेयर आता है, तो आगे भी क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस ही आएगा।
ठीक है। इफ के बाद अगर मेरा सब्जेक्टिव केस आता है, इफ के बाद मेरा सब्जेक्टिव केस आता है, तो फिर आगे भी क्या होगा, सब्जेक्टिव, आगे भी क्या होगा, सब्जेक्टिव ही केस आएगा। अगर हम लोग लिखते हैं, अगर हम लिखते हैं इफ ही वेयर मी, इफ ही वेयर मी, ही वुड नॉट टेक दिस स्टेप, ही वुड नॉट टेक दिस स्टेप। जैसे आप कहते हैं ना कि अगर हम चोर जगह पे रहते ना रे, अगर हम चोर जगह पे रहते ना रे तो उसको पटक के मारते। अगर तू कुत्ता होता ना रे तो तोरा सिक्कर हम गर्दन में फंसा देते। कहते हैं कि नहीं कहते। अगर हम प्रधानमंत्री होते ना तो सब पैसा लेके विदेश भाग जाते। कहते हैं आप, सोचते भी हैं कि अगर हम शाहरुख खान होते तो खूब रोमांस करते। उसी तरह से यहाँ हमारा क्या दिखा रहा है, इमेजिनेशन दिखा रहा है। और इमेजिनेशन का स्ट्रक्चर क्या से स्टार्ट होता है, इफ से। इफ के बाद कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस। यहाँ हमेशा वेयर रहेगा। यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा वेयर होगा। आगे भी सब्जेक्टिव केस। यहाँ देखिए इफ के बाद ही आ गया, सब्जेक्टिव केस। वाज वेयर से डजंट मैटर। यहाँ पे हमेशा क्या लिखाएगा, वेयर ही लिखाएगा। यहाँ पे मी होगा कि आई होगा, आई होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर कहता है इफ के बाद सब्जेक्टिव केस, वेयर, फिर आगे भी सब्जेक्टिव केस। कभी आप सपना में सोचे होंगे कि यहाँ ही है, यहाँ पे वेयर है, बताइए। ही के साथ हमेशा क्या पढ़े हैं, वाज पढ़े हैं, लेकिन ही के साथ वेयर कब आता है, जब सेंटेंस हमारा इमेजिनेशन को दर्शाएगा तब। कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, डजंट मैटर, हमेशा वेयर आएगा। कब, जब सेंटेंस का शुरुआत इमेजिनेशन वर्ड से होगा तब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। चलिए, आपको इसके पहले हम बताए होंगे पॉजिटिव केस में, पॉजिटिव केस में बताए होंगे माई, आवर, हिज, हर, देयर, बताए होंगे आपको। इसका हमारा क्या होता था, माइन होता था, आवर्स होता था, हिज होता था, हर्स होता था, और क्या होता था, देयर्स होता था। ये होता था, बताए होंगे आपको। ध्यान से देख लीजिए ये जीव जंतुओं को। बताए होंगे माइन, आवर, योर्स, हर्स, देयर, ये सब बताए होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ये सब मेरा क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और ये सब क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या क्या है, माई, आवर, हिज, हर, देयर। पॉजिटिव केस प्रोनाउन में बताए होंगे, सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। 3 केस बताए थे। तब अब समय आ गया है कि पॉजिटिव केस 2 भाग में बढ़ता था, पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक पॉजिटिव प्रोनाउन। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ज्यादा दिमाग पे मत जोर डालिएगा, नहीं तो दिमाग हम हैंग कर जाएगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव होने के बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है, नाउन का प्रयोग होता है। लेकिन याद रखिएगा, नाउन के पहले हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव, या फिर बोल सकते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ईमानदारी से बताइए सेंटेंस